नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी है, तब से सियासी तापमान गर्म होता रहा है। हमेशा सरकार पर तलवारें लटकती रहती है। बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी घमासान शुरू से जारी है। अब कोरोना पर सही तरह से कंट्रोल नहीं करने को लेकर बीजेपी उद्धव ठाकरे पर हमलावर है। राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन की मांग बीजेपी कर चुकी है, यानी उद्धव की कुर्सी पर बीजेपी की नजर लगी है। सहयोगी दलों में कई बात को लेकर खटपट रहा है, लेकिन राहुल के बयान के बाद सियासत में एक बार फिर गर्मी देखी गई है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई। राहुल को भी सफाई देनी पड़ी। फिर ऐसा लगने लगा कि सहयोगी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शरद पवार का राज्यपाल से मिलना, फिर उद्धव ठाकरे से मिलना सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल है कि कोरोना काल में उद्धव की कुर्सी रहेगी या जाएगी। उद्धव की कुर्सी पर किसकी नजर है? क्या सच में महाराष्ट्र सरकार पर संकट है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र कोरोना से प्रभावित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब तक हालात संभालने में नाकाम रहे हैं। मजदूरों को भेजने का मामला हो या कोरोना फैलने से रोकने का मामला हो, उद्धव नाकाम रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। कोरोना रोकने और लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करने में नाकाम उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी राज्यपाल से मिलकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है। पिछले कई दिनों से राज्य में सियासी उठापटक चल रही है। बीजेपी के साथ साथ कई बार सहयोगी दलों का विश्वास भी डगमगाता दिखा। राहुल गांधी के बयान पर उस समय महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया, जब राहुल गांधी ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसले लेने की क्षमता नहीं है। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैसले लेने की क्षमता में हैं। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. I fully understand that Maharashtra is fighting a very difficult battle, and it is important that full support of the government of India goes to the people of Maharashtra and the government of Maharashtra. राहुल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा हो गया। राहुल के बयान के बाद लगने लगा कि कोरोना काल में कहीं उद्धव की कुर्सी हिल ना जाए। शिवसेना और सहयोगी दल डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। उद्धव के करीबी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इस बयान के मायने समझने में जुट गए। इसी का नतीजा है कि सहयोगियों में विश्वास दिलाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई। गठबंधन दलों के नेताओं से चर्चा की। राहुल गांधी ने भी उद्धव के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे से बात की। राहुल ने महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस को मजबूत पार्टनर बताया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कोरोना महामारी को लेकर राहुल के बयान को पल्ला झाड़ने वाला बताया। आप राहुल गांधी से ये पूछिए कि राहुल गांधी स्वयं महाराष्ट्र की सरकार के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं कि हम लोग वहां एक्टिव डिसीजन मेकर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसलिए हम लोग की कोई रुचि नहीं है। हम लोग की एकमात्र रुचि यही है, हमारा संकल्प यही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी विजय होनी चाहिए। पिछले 3 दिनों में शिवसेना एनसीपी नेताओं की राज्यपाल से हो रही मुलाकातें और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हो रही गुप्त बैठकों ने गठबंधन की सरकार पर कांग्रेस के महत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शरद पवार ने पहले राज्यपाल से मुलाकात की, फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर ये बता दिया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करके ठाकरे सरकार को मुश्किल में लाने के लिए दबाव बना रही है। राज्य सरकार को लग रहा है कि केंद्र सरकार कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, क्योंकि हाल ही में कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में सियासी खेल हुआ था और कमलनाथ को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब सवाल है कि सहयोगियों के साथ बैठक से उद्धव ठाकरे की कुर्सी बची रहेगी। क्या बीजेपी कहीं कर्नाटक और मध्य प्रदेश के फॉर्मूले को
महाराष्ट्र में फिर से आजमाने में तो नहीं लगी है? क्या कोरोना काल में उद्धव ठाकरे की कुर्सी खिसक तो नहीं जाएगी? क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या ना फॉर्मूले के तहत अंदर खाने नई सरकार बनाने की तैयारी तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे की सरकार बनी है तब से ही सियासी तापमान गर्म रहता है और अब सरकार पर तलवारें भी लटक रही है। बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी घमासान शुरू से जारी है और अब कोरोना पर सही तरह से कंट्रोल नहीं करने पर बीजेपी उद्धव ठाकरे पर भी हमलावर है और इसी को लेकर हमारी आज की चर्चा है। आपको सभी मेहमानों से मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ विश्वास पाठक जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक जुड़ चुकी हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी की। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सीमा मलिक जी आपसे है, क्योंकि आप ही की सरकार है महाराष्ट्र में और जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है उससे लग रहा है कुछ महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है। बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर एक बार पवार साहब अगर उद्धव ठाकरे जी से मिलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ होने वाला है या कुछ ऐसा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, लोगों के बयानों को तोड़ मरोड़ के लोग पेश करते हैं और जैसे राहुल गांधी जी के बयान पर भी इतना ज्यादा बवाल मचा दिया गया, जबकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। उन्होंने कोई, अगर आप देखिए तो सही बात है कि वो कोई कुछ प्रदेश है जहाँ पर कि वो ड्राइविंग सीट पे है और कहीं पे जैसे महाराष्ट्र है वहाँ पर एक 3 लोगों की सरकार है महाआघाड़ी, तो उसमें देखिए सभी का कलेक्टिव डिसीजन होता है हर चीज में और ये कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कोई जिसको टेक्निकली ना समझा जा सके। तो इसमें इस चीज को इतना ज्यादा उसका वो बना दिया गया। या अगर पवार साहब किससे मिलते हैं, आज देश के बहुत बड़े नेता हैं वो, मेरे ख्याल से उनके कद का नेता आज कोई पूरे देश में है नहीं और सभी लोग उनसे राय लेते हैं, चाहे वो क्यों हो। इवन मोदी जी तक कह चुके हैं कि वो कई विषयों पर वो उनसे राय लेते हैं। तो अगर वो किसी माननीय उद्धव ठाकरे जी या कोई भी उनसे राय लेते हैं सभी लोग, तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि अगर वो उनसे मिलने चले गए तो कोई बहुत ऐसी बात होगी कि वहाँ पर कुछ होने वाला है या कुछ ऐसा है। तो मैं बात सिर्फ यहाँ पे एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी की नहीं है ना, यहाँ पे बात उनकी भी है कि किस तरह से संजय राउत जी भी राज्यपाल से मिल रहे हैं और शरद पवार जी भी राज्यपाल से मिल रहे हैं और ये बैठक भी और ये दौर भी उसी समय हो रहा है जब कोरोना को लेकर भी हलचल तेज है वहाँ पर। देखिए, एक शिष्टाचार उन्होंने बोला था कि एक शिष्टाचार की मीटिंग की और कई मसले होते हैं जो डिस्कस होने होते हैं। इस समय संकट का समय है देश में और कई चीजें होती हैं, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं जो कि डिस्कस होनी होती हैं और मेरे ख्याल से रेगुलरली ही मिलते रहते हैं। तो एक बार वो मातोश्री में मिलने चले गए थे या एक बार राज्यपाल जी से मिलकर, इसका कोई भी मतलब लगाना मेरे ख्याल से कोई ठीक बात नहीं है। और मैं आपको एज ए स्पोक्स पर्सन मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि आज हम लोग सब साथ हैं और हम सब साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। पर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जैसे फडणवीस जी है वो तो मतलब इतने इम्पेशेंस हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा तो धैर्य रखिए आप। तो उनको तो बिल्कुल जैसे बैठे हुए हैं कि ये सरकार गिर जाए और जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रही है बीजेपी, ये मतलब वाकई शर्मनाक है। किस तरह की मतलब बातें करना, लोगों में फूट पड़वाना, उसने आपको ये कहा उसने वो कहा। तो मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा देश के बड़े नेता है, मुझे कुछ कहते हुए भी ठीक नहीं लगता। पर बड़ी मतलब ऐसी बात है कि आज इतने संकट के समय में आप हमको कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो राजनीति करता है और आप क्या करते हैं, क्या शोभा देते हैं आप लोगों के काली पट्टियां लगाकर और मास्क लगाकर आप बैठे हुए हैं। और आप और जिस तरह से देखिए रेल मंत्री ने भी जिस तरह की करी है कि ट्विटर पे हम 2 बजे तक बैठे हैं, लिस्ट नहीं आ रही है, ये सब क्या है? क्या ये देश की जनता समझती नहीं कि एक राजनीति है और कुछ नहीं है? जिस तरह से मतलब वहां पर मतलब जिस तरह से लोग मरे हैं, आप देखिए अभी लेटेस्ट जो आपने रेलवे का हाल देखा होगा कि 2 दिन की ट्रेन जो है 9 दिनों में पहुंचती है। जो गोरखपुर जो ट्रेन जारी होती है वो उड़ीसा पहुंच जाती है। तो आप क्या आप और उस पर ये कहना कि नहीं जी हम लोग तो घुमा फिरा के ले जाते हैं, हमारा तो ये रूट किया है। तो मतलब ये बात कौन सा आदमी इस बात को मानता है? मतलब आप देखिए कि किस तरह की राजनीति ये चल रही है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय हम लोग को हमारी सरकार को आके डिस्टर्ब करना, या मतलब ये किस तरह का खिलवाड़ है जनता के साथ। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास जी।
जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा विश्वास पाठक जी आपसे है कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी ने मांग की है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। वहीं बात करी जाए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्होंने बोला है कि हमारा ऐसी कोई मंशा नहीं है कि सरकार गिरे, वो खुद ही गिर जाएगी। सर, क्या यहाँ पे कोई ये इशारा है कि ऑपरेशन लोटस चलने वाला है? देखिए, जहाँ पे महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है जी। और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के माध्यम से गए 65 दिन से एक बहुत अच्छा काम कर रहे, जमीन पर लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, जो जिनका स्थलांतर हो रहा है उस मजदूरों का वो काम कर रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास करे, सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं जी। रादर हमने सरकार ने हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग ले ऐसे हम मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार वो करने के चक्कर में नहीं है। महाराष्ट्र में आज 65 दिन हो गया लॉकडाउन होकर, लेकिन इस सरकार ने लॉकडाउन शुरू होने के बाद 1.5 महीने के बाद पहली एक मीटिंग बुलाई, जिसमें देवेंद्र जी फडणवीस भी थे, मंत्रालय में मीटिंग थे। वो बात अलग है कि हमारे मुख्यमंत्री जी घर में ही बैठे थे उस मीटिंग के वक्त, लेकिन हम पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं जी। लेकिन महाराष्ट्र की जो स्थिति बिगड़ने का एक कारण ऐसा है कि आज 1,10,000 से ज्यादा देश में कोरोना ग्रस्त की संख्या है, उसमें से करीब 40-45% महाराष्ट्र में है और मुंबई में तो 32,000-33,000 की आंकड़ा चले गया है। इसका कारण ऐसा है कि यहाँ पे डिसीजन लीडरशिप नहीं है जी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो इनके पास अनुभवी मंत्री है, जैसा कांग्रेस में स्वराज जी है और बाकी पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान समान पूर्व मुख्यमंत्री है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद अजित पवार है, जयंत पाटिल है, छगन भुजबल है, शिवसेना के बाद शिंदे जी है और सुभाष देसाई है, लेकिन ये अनुभवी मंत्रियों को कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। सरकार कौन चल रहा है जो सरकार में नहीं है? माननीय शरद पवार, संजय राउत जो राज्यसभा के दोनों खासदार है जी, वो और हमारे उद्धव ठाकरे, ऐसे सरकार चल रहा है। आज मुंबई की हालत इतनी बदतर है कि जो डेड बॉडीज है उसकी डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है, क्रीमेटोरियम में जगह नहीं है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और एक पेशेंट को 8-8, 10-10 घंटा 4 अस्पताल में घूमना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन मिलती है। हमारा एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन यही कहना है कि आप ब्लेम गेम मत करो। शुरू से ये सरकार ने यही कहा कि हमें केंद्र सरकार ने ये नहीं दिया, हम केंद्र सरकार ने वो नहीं दिया। कल माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके केंद्र सरकार ने क्या क्या किया वो पूरा इनको बताया है, बताना जरूरी था, लेकिन इन्होंने ब्लेम गेम न करते हुए पूरी तरह से अपनी जो सरकार की पकड़ है वो मजबूत करे, अपोजिशन करके हमारा सहयोग ले और महाराष्ट्र को इस बड़े पेंडेमिक से बचाए। अभी मुझे बताइए कि केंद्र सरकार क्यों महाराष्ट्र के साथ में अलग ऐसी ट्रीटमेंट देगी? जो केरला में है, जो पंजाब में है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो राजस्थान में, वही महाराष्ट्र को ट्रीटमेंट मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जो शीर्षक नेतृत्व है वो असफल होने के कारण ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं। जी, डॉक्टर सीमा मलिक जी, पूर्व सीएम जो हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर कोई ठोस फैसले नहीं ले पा रही है सरकार और जो केंद्र सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जा रही है वो भी राज्य सरकार नहीं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कि कैसा आरोप है मुझे समझ नहीं आता। 119 MLA उनके भी हैं वहाँ पर और वो भी चाहे तो कुछ पॉजिटिव काम कर सकते हैं, ना कि ये कहना कि हम मदद क्यों नहीं लेंगे। अगर वो मदद करेंगे तो अगर वो इस तरह की ट्विटर के ऊपर मदद करेंगे कि हमारी 145 ट्रेनें खड़ी हुई हैं और खड़ा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर और आप हमें लिस्ट नहीं मिल रही है और इस तरह की चीजें करेंगे, इस तरह की राजनीति करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हम मदद नहीं ले रहे हैं। और ये मतलब मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। कई चीजों की डिमांड हम लोगों ने करी है, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो या चाहे पीपीई किट्स हो सेंटर से, पर बहुत सी चीजें हमें नहीं मिली है। हम ये नहीं कहते कि कुछ नहीं मिला, पर बहुत सी चीजें नहीं मिली है। अभी 1,00,000 के पैकेज की मांग करी गई थी उनसे और जीएसटी वगैरह देखिए आपको राज्य को उनका फाइनेंशियल जो हिस्सा है वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये कहना कि हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते, वो किसी पॉजिटिव सजेशन के साथ आए, मैंने तो आज तक उन्हें कोई पॉजिटिव सजेशन देते देखा नहीं। वो तो खाली मतलब इसी पर बैठे हुए हैं कि वो अपने आप गिर जाएगी, वो तो खाली इसी पर बैठे हैं कि सरकार गिर जाए, अपने आप गिर जाएगी या उनके एफर्ट से गिर जाएगी। पर उनको मैं तो यही कहूंगी कि वो दिन में बैठ के सपने ना देखे, कोई सरकार गिरने वाली है नहीं।
और हम लोग, हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारा जो भी लोग हैं, सारे मतलब पूरा तंत्र जो है वो लगा हुआ है इसमें। और एक महाराष्ट्र जो है आपको जैसे एक इट इज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड पूरा उसका देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए, बिजनेस वाइज तो सबसे कनेक्टिविटी है उसकी। और जैसे धारावी जैसे स्लम है वहाँ पर, जो कि कहीं भी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है जिसमें 8-8 10-10 लोग रहते हैं। तो हम लोग हर लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो टॉयलेट्स बनाना हो धारावी के लिए, या चाहे टेस्टिंग हमने सबसे ज्यादा करी है, इसलिए केस हमारे पास ज्यादा है। अगर आप टेस्टिंग करेंगे नहीं और आंकड़े छिपाएंगे तो कहाँ से पता चलेगा। और लेकिन हर लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ बेड्स की कमी है, पर उसके लिए भी देखिए 80% बेड्स हमने अभी इंगेज करे हैं, जितने भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और ऑन अ वेरी इकोनॉमिकल रेट। तो वो भी चीज शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में। एंड कुल्ला आंध्रा में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आया है जिसमें 1000 बेड्स है, तो मतलब मेरे ख्याल से अब 1-2 दिन में हमें बेड्स की कमी नहीं होगी। और जो लोग इस तरह के देखिए, चाहे उनके राम कदम भी हो या जो भी हो, जो इस तरह की वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं हॉस्पिटल से खींच के, मतलब मैं आपको डॉक्टर से मैंने वहाँ के बात करी, वो खुद कहते हैं कि इतना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है कि लोग आजकल डेड बॉडीज को वहाँ से ले नहीं जा रहे। जो लोग उनके रिलेटिव्स हैं, दे आर नॉट रेडी टू टेक द डेड बॉडी। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक पैंडेमिक है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती है, पर अगर वहाँ पर आप किसी को कैमरा लेके बिठाए रहेंगे कि कुछ भी ऐसा हो तो आप फोटो खींचो, आप उसकी बात नहीं करते। जब आप औरैया से लेके उन्होंने ट्रेन में डेड बॉडीज के साथ उन्होंने घायल लोगों को भेज दिया था यहाँ पर छत्तीसगढ़, तब कुछ नहीं हुआ था। उसकी बात आप नहीं करते हैं। रेलवे में अभी लोग मर गए, आप उसकी बात आप नहीं करते। वो कहते हैं हमारा रेल मंत्रालय बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप गुजरात में डबल 6% डेथ रेट है, वहाँ की बात आप नहीं करते। गुजरात में मजदूरों का क्या हाल हुआ है, किस तरह से कंटेनर में भर भर के भेजा है, उसकी बात आप नहीं करते। आप बैन मौके पे ट्रेन अगर कैंसिल कर देते हैं तो भीड़ तो लगेगी वहाँ पर। वो बेचारे डेस्परेट हो चुके हैं। और हम लोग ने तो बहुत पहले ही ये बात कही थी, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि इन लोगों को भेजने का कुछ ठीक इंतजाम होना चाहिए, और उस समय ये था कि आप जहाँ हैं वही रहें। अब वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं मरीज, उनको कभी कोई जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, अगर उनको अफवाह फैला देता है कुछ भी, तो वो बेचारे मतलब इतने क्या कहूँ मैं, इनोसेंट है, वो आ जाते हैं बातों में। तो उसको आप लेकर बिल्कुल राजनीति करते हैं, तो मतलब मुझे तो मैं तो क्या बोलूँ, हम लोग को तो जैसे इंस्ट्रक्शन है, हम तो राजनीति करते ही नहीं है इस मुद्दे पर इस समय। कम से कम कोरोना के टाइम में हम राजनीति करने के मूड में ही नहीं है। पर मतलब बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो इनका ऑपरेशन कमल है या जो भी हो, मतलब जिस तरह के भी ये सपने देख रहे हैं, ये हमेशा राजनीति करने पर ही वजह कर। आपके पास कोई पॉजिटिव सजेशन है तो दीजिए, हम ओपन है, हम जरूर आपकी हेल्प देंगे। हम आपके जैसे यूपी में आपने बसें वापस कर दी, हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, सीमा मलिक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से सीमा मलिक जी भी यही कह रही है कि बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर ये कह रही है, ये उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और महाराष्ट्र सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो गई है। अगर हम मुड़ के देखें गुजरात की तरफ, तो गुजरात में भी 14,000 के आसपास केस हैं, 14,000 से ज्यादा ही केस हैं। क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और गैर बीजेपी राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी ये चीज मापदंड देख रही है कि दोनों जगह कुछ अलग ही तरीके से देखा जा रहा है? दिशा जी, मेरा तो अपील है भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से, इस कोरोना महामारी में प्लीज कृपया करके राजनीति करो ना, प्लीज करो ना। महाराष्ट्र भी भारत का एक अंग है, एक राज्य है, और आप तुलना कर रहे हो कि यहाँ ज्यादा हुई, यहाँ कम हुई। मैं बता दूं दिशा जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली तो 4 बड़ी सिटीज में है, ठीक है। जब ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई, ये कोई भारत में नहीं बनी, ये बाहर से भारत हिंदुस्तान आई है। तो जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, जहां सिस्टम है सरकार का, तो केंद्र सरकार का भी फेलियर है। अब केंद्र सरकार मदद तो कर नहीं रही, उनके ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं महाराष्ट्र के, अरे इस बीमारी में आप लोगों की सेवा करो, मजदूरों की बात करो, विपक्षों के पक्ष की मदद करो। जिस प्रकार भारत में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं,
सबने कंधे से कंधा मिला के केंद्र सरकार का साथ दिया। शायद इस बात से इत्तेफाक रखती हो, जब लॉकडाउन की अपील होती है हम प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। प्रधानमंत्री कहते हैं दिए जलाओ, हमने दिए जलाए। हम हमारी जहां जहां सरकारें हैं हमने पूरा समर्थन किया। इनको अपनी जो कमजोरी है, जिस प्रकार से पीपीई किट को लेके, टेस्टिंग की लेके और अपनी पूरी तैयारी को लेके विफल रहे, और जब विफल रहे तो सीधा इन्होंने निशाना जो गैर बीजेपी सरकारें हैं या राज्य हैं वहां पर निशाना शुरू कर दिया। मेरी अपील है भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, कृपया करके इस प्रकार की राजनीति ना करें और आगे सोचें। 2-4 दिन रह गए लॉकडाउन 4 खत्म होने पे, आगे क्या गाइडलाइन है उस पर चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र को चाहिए, जब लॉकडाउन खत्म होगा या नया कोई सिस्टम आता है हमें कैसे लड़ना है, हमारा प्लान बी क्या है, उस पर चर्चा करें। अरे आप अपने घर देखो, आप दूसरे के घर में इस प्रकार से है तो भारत का ही अंग ना। महाराष्ट्र तो विदेश में नहीं है दिशा जी, महाराष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर है। और अगर वहां ज्यादा हो रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री जी ने अपने साथियों से बैठे की उस पर पूरी चिंता कर रहे हैं। कोई भी नेता दिशा जी, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा ये महामारी फैले। उनके अपने जीवन में जिस प्रकार से विदेशों में राष्ट्रपति, कई प्रधानमंत्रियों को कोरोना हो गया, तो इस संकट की स्थिति में कृपया करके मिलजुल के काम करें। मैंने तो दिशा पहले भी कहा था, केंद्र सरकार से अपील की थी कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं समन्वय स्थापित करने के लिए, और एक ऐसा सिस्टम बन जाए जो एक डायरेक्ट पाइपलाइन हो, जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार में पाइपलाइन जुड़ जाए, सीधी मोहब्बत की प्रेम लाइन। और जो लाइन होगी ना दिशा जी, डायरेक्ट जो लाइन होगी उस पे हम कोरोना पे विजय जरूर पाएंगे। हमने बिल्कुल नहीं बोला, देखो आज जिस देश हम जिस स्थिति में है, हमारा श्रमिक परेशान है, मजदूर परेशान है। जब भी मैंने कल भी चर्चा में कहा था, जब चैनल खोलता हूँ, आज मैंने 9:05 में चैनल खोला ATN, देखा था कि मजदूर किस तरह से तड़प रहे हैं रोटी के लिए। तो कृपया करके सबसे पहले बिना राजनीति के मैं अपील करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जिन गरीबों को भोजन की व्यवस्था नहीं है उस पर चर्चा करें। लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लॉकडाउन 5 आएगा, उसका क्या मॉडल होगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उस पर चर्चा करें कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद क्यों, या तेरी कमीज मेरी कमीज। तो ये समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या दिक्कत है। और अगर हम दिशा जी, जब राहुल गांधी जी ने कोई बात की या सलाह दी, हमने सकारात्मक सलाह दी, ठीक है, आपके संज्ञान में होगा, तो हम सलाह दे रहे हैं एज ए कुशल विपक्ष, और वो कहते हैं कि हम राजनीति करें। अरे पहले अपना घर झांको, आईने में देखो पहले। केंद्र सरकार, आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? अगर हमारा नेता कोई सलाह देता है, आप कहते हो कि राजनीति कर रहे हो, और आप क्या करना हो? दिशा जी, मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, उनसे ये पूछिए, जब राहुल गांधी जी ने कोई बात की, इस मजदूरों से मिले या ये प्लान बी की बात की, इसके लिए गरीबों की बात की, मध्यम दुकानदारों के लिए क्या योजना, इस पे बात की। इन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में? मेरा सीधा आरोप नहीं है ये, इसे अन्यथा ना लिए। मैं बड़े विवेक के साथ, बड़ी ईमानदारी से, बड़े सोच विचार के ये बात कर रहा हूँ। ये पूछना चाहता हूँ, कोरोना की इस बीमारी में हम प्लीज राजनीति ना करें। अगर हम सलाह दे रहे हैं उसको राजनीति ना करें। और आप राजनीति कर रहे हो, आप सलाह नहीं दे रहे। तो आपको चाहिए था ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को फोन करते, गृह मंत्री बात करते, सीधी बात करते, पूछते क्या दिक्कत है आपको। वैसे भी तो फोन करते उद्धव ठाकरे जी को, आप शरद पवार से बात करते, सबसे बात करते। तो आप बिना और ऐसे दिशा, प्रधानमंत्री जी की एक क्वालिटी है, उनका संवाद बड़ा अच्छा, कम्युनिकेशन, ठीक है, मन की बात करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जब उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं, सबको मिला के बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़े साधुवाद देते हैं। जब सारे जूम पे होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उस मीटिंग के खत्म होने के बावजूद ही इनका जो विचार है, जो सिस्टम है, वो उल्टा हो जाता है।
उद्धव ठाकरे जी जब मीटिंग में बैठते हैं मुख्यमंत्रियों में, या दूसरे मुख्यमंत्री गहलोत साहब बैठते हैं तो साधुवाद देते हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, वो मीटिंग समाप्त होने के बाद ये बुराई शुरू कर देते हैं। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर सीमा मलिक जी आपसे है कि देवेंद्र फडणवीस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने सरकार से सीधा सीधा सवाल यही पूछा था कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। मैम आप बता दीजिए सरकार की प्राथमिकता आखिरकार क्या है? देखिए, हमारी प्राथमिकता से सही है कि हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं महाराष्ट्र के लोगों को। अभी इस समय हमारी प्राथमिकता है कोरोना को हराना है और हम किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे हैं। वो जरूर ये बात जरूर है कि जिस तरह की ये फडणवीस जी बातें करते हैं उससे केवल हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ ना कुछ आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो। अगर हमसे सवाल पूछे जाते हैं, मीडिया पूछता है, तो फिर हमें जवाब देना होता है और हम उन जवाब देने में और इस प्रकरण में कितना टाइम निकलता होगा ये बात आप लोग समझते ही हैं। जैसे कि हम कंसंट्रेट करें कोरोना के ऊपर, वी हैव टू कंसंट्रेट, वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि आपकी सरकार तो नहीं गिर रही है या आपका ये तो नहीं हो रहा है। तो जो फडणवीस जी कह रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि वो अपने आप ही गिर जाएगी लड़के, तो मेरा सिर्फ यही प्रार्थना है कि सपने देखना बंद करें और अगर उनके वो और उनके एमएलए जो है वो कुछ इस समय राजनीति ना करें और कुछ पॉजिटिव, अगर उनके पास कुछ सजेशन है और उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को काम करने के लिए, जो ये बता रहे हैं कि इन लोगों को खाना नहीं मिला, जबकि लाखों लोगों को खाना जो है महाराष्ट्र सरकार दे रही है। और देखिए इतनी जहाँ पर इतनी ज्यादा इस समय अगर कुछ ऐसा है तो बल्कि दूसरे राज्यों को भी उनकी सहायता करनी चाहिए और ना कि आप बैठ के वहाँ पर एज ए ऑपोजिशन लीडर केवल आपका ये काम है कि आप क्रिटिसाइज करें हमें बैठ के। आप क्यों नहीं करते भाई? अगर कुछ डेफिशिएंसीज है तो आप भी खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने तो मना नहीं कर रखा, जैसे आपने मना कर रखा है अपोजिशन वालों को कि आप कुछ मत करिए, है ना। अगर हम पहले आप बोलते हैं कि आप लोग कुछ करते नहीं, अगर हम कुछ करते हैं, अगर हम कुछ बसेस अरेंज करते हैं, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, है ना। आप खुद उसमें डिफेंस निकालते हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव, अगर पहले आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हो, तो हम भी आपसे कहते हैं कि आप भी कुछ करिए। भाई महाराष्ट्र सबका है, कोई हमारा ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी का है। आप भी वहाँ पे इतने दिन से हो और मैं आपको ये बता दूं कि आज महाराष्ट्र को कौन सबसे, आपको क्या लगता है, मैं ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसको माननीय पवार साहब या माननीय उद्धव ठाकरे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो कोई भी हो। जितनी उन लोगों को महाराष्ट्र की बारे में नॉलेज है और जितना वो भला चाहते हैं महाराष्ट्र का, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता है। तो हमारी प्राथमिकता केवल यही है कि हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं वो करें। और हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट है, हो सकता है एक दो जगह हमारी कुछ डेफिशिएंसीज रही हो तो उसमें भी हम ये चाहेंगे कि भाई आप हमें आकर हेल्प करें लोग, ना कि आप हमारी केवल कमियां निकालने के लिए बैठे रहेंगे। मतलब क्या अच्छा लगता है कितने सीनियर लीडर जो है वो वहाँ पे हॉस्पिटल से एक फोटो खींच कर आप उसको वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि ये हो रहा है। अरे भाई कुछ कमियां है तो आप भी आगे आइए, आप भी थोड़ी हेल्प करा दीजिए हमारी। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता केवल ये है कि किसी तरह से हम कोरोना से महाराष्ट्र को मुक्त करें। और ये जो केसेस की बातें हैं, जहाँ तक हम लोगों ने टेस्ट भी ज्यादा करे हैं। अब कई जगह लोग आंकड़े भी सिखाते हैं, छुपाते हैं, टेस्ट कम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो वो सब चीजें भी हैं। और महाराष्ट्र को आप किसी भी प्रदेश से आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप उसको लखनऊ से कंपेयर करेंगे क्या? आप बोल रहे हैं यूपी में बहुत अच्छा काम हुआ है, हाउ कैन यू कंपेयर लखनऊ एंड मुंबई? तो ये वाली बात है कि बड़ी मतलब कमर्शियल राजधानी है, वहाँ इतनी फ्लाइट्स आती हैं, इतनी मुश्किलें हैं वहाँ की, और उसके लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं माननीय उद्धव ठाकरे जी के उसमें मतलब नेतृत्व में। तो मतलब मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और जैसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे इतना ओपियस है ये बात की देवेंद्र फडणवीस जी तो बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, जो मतलब जैसा कि खिलौना चाहिए तो भैया हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल मतलब पता नहीं क्या मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मुझे तो ऐसी फीलिंग होती है देख के कि आप इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप बैठे हुए कि अभी सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल गिरा लेंगे राजनीति। तो कोरोना महामारी के बीच में इस तरह के तंज कसना, आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है कि आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष में तो आप कर्नाटक में भी बैठे थे, आप विपक्ष में मध्य प्रदेश में भी बैठे थे, लेकिन वहां भी आपने सत्ता ले ली। तो क्या कहा, तो ये नहीं माना जा सकता कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर इलेक्शन लड़े थे
जनता ने मैंडेट इन्हीं को दिया था, सरकार नहीं बनी, वो एक अभी इतिहास बन गया। अब विपक्ष में है, विपक्ष का हमने रोल एक्सेप्ट कर लिया, निभा भी रहे हैं जी। हमें कोई सरकार में आने की कोई हमें चाहत नहीं है, नहीं करना देते। हमारे लिए प्रायोरिटी है कोरोना को किस प्रकार से निपटे, और इसी के लिए हमारे जमीनी कार्यकर्ते, लाखों कार्यकर्ते काम कर रहे हैं, लोगों को अनाज दे रहे हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा कहना इसलिए है कि इस सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने थोड़ा सा भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा के काम करना जरूरी है। शुरू से इनका बस एक ब्लेम गेम चल रहा है कि माननीय मोदी जी ने हमें ये नहीं दिया, माननीय मोदी जी ने हमें वो नहीं दिया। एक दो दिन पहले जो लॉकडाउन थे तो वो कह रहे थे कि हमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन हमें हमारा डिसाइड करने दीजिए, लॉकडाउन हमें डिसाइड करने दीजिए जी। और अभी जब इनको डिसाइड करने की बात है कि ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी जोन को रेड जोन डिसाइड करते हैं तो उसको ऑरेंज जोन का जोन करते हैं, फिर उल्टा वापस कर रहे हैं। एक एक दिन में 3-3 मंत्री अलग अलग प्रकार के बयान देते हैं। सबसे की बात है कि हमारे यहाँ के गृह मंत्री कह रहे थे कि हम महाराष्ट्र से कोई भी जो उड़ाने हैं हवाई जहाज की हम अलाउ नहीं करेंगे, रात के डिसीजन होता है कि हम अलाउ करेंगे। तो इस प्रकार का एक अंधाधुंध कारोबार चल रहा है, यहाँ पे किसी का भी डिसीजन लीडरशिप नहीं है। जब जहाँ तक आर्थिक की बात है वो यही कह रहे कि हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। मुझे बताया कि ये जिस केरला का गुणगान गाते हैं, केरला ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैनेज किया है कि नहीं किया जी। एक 35,000 का फिगर उन्होंने कहाँ चला गया हमें पता नहीं। जीएसटी का पैसा हमें नहीं मिला। अब जीएसटी का पैसा, हर राज्य का पैसा उनके पास ही रहता है, जो शॉर्टफॉल रहता है वो केंद्र की तरफ से उनको उनका शेयर मिलता है, और वो शेयर केंद्र के पास जब जमा होता है तो वो परसेंटेज में उनको मिलता है। तो परसेंटेज में जितना ड्यू था उससे ज्यादा केंद्र ने अपने कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के महाराष्ट्र को पैसा दिया है जी। मैं हमारे विश्व प्रवक्ता जो भी है, अरोड़ा जी है, सीमा जी, इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि गए 65 दिन में महाराष्ट्र सरकार ने एक पैसा कहाँ पर खर्चा किया है? एक भी पैसा खर्चा नहीं किया। अनाज का जो बंदोबस्त है वो केंद्र सरकार कर रही है, गैस सिलेंडर हो केंद्र सरकार कर रही है, मजदूरों को स्थलांतर करने के लिए केंद्र सरकार मदद कर रही है, अलग अलग प्रकार के पैकेज के माध्यम से केंद्र सरकार पैसा कर रही है। इनको जो जीएसटी का पैसा मिल रहा है उसको क्या कर रहे बता ही नहीं रहे जी। मान लो 35,000 करोड़ जो केंद्र सरकार से नहीं आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है 4 लाख करोड़ की। आपको बताया 3.5 लाख करोड़ का कुछ तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। आप 1,60,000 करोड़ का कर्जा उठा सकते हो। महाराष्ट्र सबसे एक सदन ऐसा राज्य है, आप कर्जा लेने के लिए क्यों आगे पीछे देख रहे हैं? बीएमसी जो शिवसेना के हाथ में है, 56,000 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट वहां पर पड़े हुए, 1 लाख करोड़ के डिपॉजिट अलग अलग इनके निगमों में, कॉर्पोरेशन में है, उसको हाथ में लगा रहे जी। इनको सिर्फ रोने की आदत पड़ गई है, ये काम नहीं कर रहे पा रहे। और जहां तक मुंबई का सवाल है, मुंबई एकदम राम भरोसे पूरा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई है। जो पुलिस हमारे कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं, जो हमारे मेडिकल के साथी काम कर रहे हैं, उनको चूंकि ज्यादा पगार देकर उनको एनकरेज करना चाहिए, उनका पगार काटने की बात कर रही है लोग। किस प्रकार का डिसीजन है? इनके जितने भी मंत्री है सब मंत्री छुप गए हैं, सिर्फ आगे आ रहे हैं वो माननीय उद्धव ठाकरे, जिनको भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कल माननीय राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट किया कि हमारे तो यहाँ पे कुछ चिंता ही नहीं है जी। तो इस प्रकार का भी ब्लेम गेम चालू हो गया है। ऐसा कुछ नहीं शरद पवार के सरकार के सदस्य तो है नहीं, लेकिन वो जब उनको शूट करता है वो कुछ डिसीजन देते हैं। अब उद्धव ठाकरे जी को थोड़ा बड़े कंफ्यूज हो गए वो कि शरद पवार समान दुरुस्त उनके हित में सोच रहे हैं या माननीय देवेंद्र फडणवीस समान उनके शत्रु उनके हित में सोच रहे हैं। बड़ी कंफ्यूज की अवस्था हो गई है। 2 दिन पहले वो रूट गए थे, 1.5 घंटा तक फोन नहीं उठा रहे थे, तो पवार साहब को उनके मातोश्री पे जाना पड़ा और उनको मनाना पड़ा। तो इस प्रकार से राज्य नहीं चल सकता है और पूरी तरह से एक विफल ऐसा नेतृत्व उद्धव ठाकरे के माध्यम से आगे आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी भी तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में लेना चाहिए। जितने भी आईएएस लॉबी है जो तो पूरे सिचुएशन का एडवांटेज उठा रही है जी, उनको कंट्रोल करना चाहिए।
उनको पावर डेलीगेट करना चाहिए, पुलिस को पावर डेलीगेट करना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में बाकी जगह बाय एंड लार्ज सिचुएशन ठीक ठाक है, लेकिन मुंबई, ठाणे, पुणे, मालेगांव, यहाँ की स्थिति क्यों खराब है? इसका कारण ये है कि इनको यंत्रणा को मार्शलिंग बराबर करना आ नहीं रहा है, इनको फंड का डिप्लॉयमेंट करना आ नहीं रहा है जी। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तीन पार्टी की सरकारें जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़के चुन के आए हैं, इनको भी वोट बैंक की चिंता पड़ी है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर कैसा मुंह दिखाए। कल जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो दो उन्होंने बातें कही, जिस प्रकार से उन्होंने ब्यौरा दिया, उसके उनके आज तीन मंत्री तीनों पार्टी के आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए जी। टोटल फ्रस्ट्रेशन था। डॉक्टर सीमा मलिक जी, विपक्ष यहाँ पे आरोप लगा रहा है कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है कोरोना को लेकर। देखिए मैं वो तो उनका काम ही है आरोप लगाना, और इसके अलावा उनको कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ आता है ये कहना कि कार्य नहीं कर पा रही है, और वो क्या कार्य कर रहे थे ये भी हमें पता है। और अपनी वो सूरत की बात नहीं करते हैं जहाँ पर क्या कितना बुरा हाल हो रहा है, केवल उनको महाराष्ट्र नजर आ रहा है। तो इन चीजों से बिल्कुल मैं जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब हम क्या नहीं दे पा रहे, हम तो हर लेवल पे एक जंबो हेल्थ सिस्टम हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हम लोगों ने लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये कहना कि जवाब तो आप लेना ही नहीं चाहते, तो जवाब देने का फायदा क्या है? आप देखिए अभी 80% बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एंगेज करें। इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है जिसमें कि इतने सारे 1000 बेड्स हैं और जो कि 5000 तक की कैपेसिटी उसकी हो सकती है। आईसीयू बनाया जा रहा है उसमें। तो ये सब चीजें आरोप लगाना की छोटी छोटी चीजों को लेकर तो फिर वो है नहीं। और जहाँ तक माइग्रेंट लेबरर्स की समस्या है उसके लिए तो हम लोग ने जब शुरू में ही कहा तो उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो। हमने शुरू में जब आपने लॉकडाउन लगाया था तब आपने नहीं सोचा। अगर आप आरोप लगाने की बात कर रहे हो, वैसे मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ राजनीति करने की और मैं ये बात करना नहीं चाहती। पर अगर आपने लॉकडाउन लगाने के समय 4-5 दिन में अगर आपने माइग्रेंट लेबरर्स को पहले ही भेज दिया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। जिस तरह से इनके पास जवाब है, इनके पास तो ये जवाब ऐसे जवाब देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। कहते हैं 2 दिन की जगह इनकी ट्रेन 9 दिन में पहुंचती है और लोग वहाँ पर बैठे बैठे भूख से मर जा रहे हैं। अभी कितने लोग ट्रेन में मरे हैं, इनके पास उसकी लिस्ट है, इनसे वो लिस्ट मांगी जरा। मेरे पास है वो लिस्ट, चाहिए तो मैं बताऊंगा आपके साथ आपको, उनके आधार कार्ड नंबर के साथ कितने लोग मर गए ट्रेन में, भूखे बैठे बैठे मर गए। उसके लिए हम तो रूट घुमा के ले जाते हैं। भाई क्या बात होती है, आप गोरखपुर जाने वाली ट्रेन पहुंच जाती है उड़ीसा और आप उसका आप जवाब आप सबका दे देते हैं। तो इन जवाबों का क्या मतलब है? ऐसे जवाब का कोई तर्क भी तो होना चाहिए। ठीक है, आप जो कहें हम मान लें तो फिर ठीक है, नहीं अगर दिखी है कल तो सबको ही है। लोग बैठ के ट्रेन में मर जा रहे हैं, वो भी जिम्मेवारी महाराष्ट्र सरकार की है। बिल्कुल। विश्वास पाठक जी, मतलब सवाल यही उठ रहे हैं कि जो लॉकडाउन अभी पहले लगाया गया है उस समय कुछ तैयारी करके अगर लॉकडाउन लगाया गया होता तो माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे मरते नहीं। सत्ता मिल जाए, हम आप नाकाम है, काफी आता है। गुजरात से आप सीमा जी मैं लौटूंगी आपके पास। वो नाकाम नहीं है, वो नाकाम नहीं हो। लॉकडाउन से पहले इस सरकार ने लोगों को काफी तरह सचेत किया था। 22 मार्च को 1 दिन का लॉकडाउन किया गया था। इंटरनेशनल टैक्स के बारे में एडवाइजरी दी गई थी, बंद कर दिए गए थे, लोगों को सचेत किया गया था। लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो लॉकडाउन जैसा डिसीजन ये ऐसा ही लेना पड़ता है। मान लो अगर 26 मार्च की जगह मोदी जी कहते थे कि हम 1 अप्रैल से लॉकडाउन करना चाहते हैं, तो विपक्ष यही कहते थे कि 5 दिन पर्याप्त नहीं, हमें 1 महीना चाहिए। 1 महीना जैसे तो 2 महीना चाहिए। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सभी दुनिया में सराहना हो रही जिस प्रकार से तुरंत मोदी जी ने लॉकडाउन जारी किया, उसी का नतीजा ये हो गया कि इंडिया में कोरोना समान पेंडेमिक पूरी तरह कंट्रोल में है। लॉकडाउन ये ऐसे ही लगाना होता है। जिन्होंने नहीं लगाया उसमें इटली का क्या हाल हो गया, स्पेन का क्या हाल हो गया, अमेरिका का क्या हाल हो गया। लॉकडाउन लगाया था आपने, सडनली एक दिन अनाउंस कर दिया। कम से कम आपको मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए था या नहीं? आपने कुछ सोचा नहीं उनके बारे में? मजदूरों के बारे में पूरी तरह सोचा, इसलिए 1,70,000 का प्रधानमंत्री क्या हाल हो रहा है के माध्यम से अनाज देने की व्यवस्था की गई। को ब्लेम कर रहे हैं आप।
है ना, 100 के नंबर पे आप लॉकडाउन लगाते हैं और लाखों में जब आ जाता है तब आपको पता नहीं है, आपका कोई एग्जिट प्लान नहीं है। किस तरह से अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि आपका क्या एग्जिट प्लान है, किस तरह से आप उठाएंगे, कोई हम तो आप बोलते हैं आप सवाल कर रहे हो, आप देशद्रोही हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो, मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं इन बातों पे आना नहीं चाहती, पर अगर आप बोल रहे हो आप जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में सरकार है, क्या कराए आप एक फरवरी से लॉकडाउन लगाते थे ना। क्या एग्जिट प्लान है आपके पास? आपके राहुल गांधी इतना भविष्यवाणी करते हैं, उनको भी इतना समझ में आता है। बता दीजिए क्या एग्जिट प्लान है? पंजाब की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बात से लॉकडाउन लगा देते थे ना। वो चले जा रहे हैं बेचारे, इस प्रकार की बेफिजूल बातें में रखा नहीं है। लॉकडाउन का पूरा जो डिसीजन है प्लानिंग के साथ हो गया है। महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिरानी है? जो मजदूर अटक गए थे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की। 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज घोषित किया था, उसके पीछे की ये भावना थी कि भूखा न मरे, और वैसा करने के कारण ही आज स्थिति काफी नियंत्रण में है। अभी स्लोली लॉकडाउन तो हम ये दिया है, पैकेज दिया, आपका पैकेज दे दिया 20 लाख और लोग अपने 20 लाख करोड़ डिस्टेंसिंग के कदम चालू कर दिए हैं। जी सीमा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रही हैं कि लॉकडाउन सरकार द्वारा लगाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही है। अगर हम बात करें तो 54,000 से ज्यादा केस है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे हैं, सभी जगहों पर रहे, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बढ़ रहे हैं। और महाराष्ट्र की जो पोजीशन है, आपको मैंने कितनी बार ये बात बोलूं कि महाराष्ट्र को आप दूसरे राज्यों से कंपेयर नहीं कर सकते। और हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं। अभी देखिए डेथ रेट वहाँ पर कम हुआ है, और मैं ये नहीं कहती कि हाँ हम चाहते हैं कि वहाँ पे 0% डेथ रेट हो। जी, कितना कम हुआ है? लगातार केस बढ़ ही रहे हैं। 3.1% डेथ रेट है वहाँ का मैडम। जी, तो है ना, गुजरात में 6% है, पर वहाँ की कोई बात नहीं करते। ये गुजरात की बात मैंने पूछी ना। काम चल रहा है और वहाँ पे टेस्टिंग भी नहीं होती है। मुंबई का ये बातें करना, हम तो नहीं कहते कि गुजरात के मुख्यमंत्री को भी देखना चाहिए ना, इस्तीफा देते है ना। और जो इतने सारे केसेस बढ़ गए तो फिर प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कोई बातें नहीं होती, और हम ये कहते नहीं, हम नहीं कहते ये बातें, ये आप कहते हो कि सरकार हट जानी चाहिए, नाकाम है, ये फेल है, ये बढ़िया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप ऐसी बातें कर रहे हो। हम ऐसी बातें नहीं करते जी। बता, ऐसी बातों का कोई जवाब होता है अननेसेसरी जो आप एलिगेशन लगाते हैं। विश्वास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जिस परसेंटेज की बात कर रहे हो, अगर हिंदुस्तान में 1,10,000 कोरोना ग्रस्त लोग है, तो महाराष्ट्र में वो 55,000 के आसपास है। बाकी कई बच्चों अकेले महाराष्ट्र में वो क्यों नहीं देखते हो आप? मुंबई का डेथ रेट ऑलमोस्ट 10% है। सर इतने सारे गुजरात के बाद कंपेरिजन करके बात करके कोशिश कर रहे हो। महाराष्ट्र में यह सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। मुंबई इनको कैसा हैंडल करना समझ नहीं आ रहा है। आपने लोगों को बुलाया, किया है, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, दवाई की व्यवस्था नहीं है। हर अस्पताल में जब पेशेंट जाता है तो उसको एडमिशन के लिए 4-4, 5-5 अस्पताल घूमना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, डेड बॉडीज को रखने के लिए जगह नहीं है, क्रीमेटोरियम में रखने के लिए जगह नहीं है। इसके लिए इनका कोई प्लानिंग नहीं है। केवल टीवी पे आके मुख्यमंत्री अपने पैंडेमिक है हो जाएगा। जी अरोड़ा जी, विश्वास जी मैं लौटूंगी आपके पास। अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे बता दीजिए ना, आपकी रेल के अंदर कैसे मर गए? सीमा जी, विश्वास जी, एक सेकेंड। ये तय हो गया दिशा जी कि इनका नाम तो विश्वास है, ठीक है, और भारत की जनता से विश्वासघात हुआ है, चाहे मजदूर हो, चाहे प्रवासी हो, चाहे सरकारी हो। एक बात खुल के सामने आ गई दिशा कि जब अपना मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है प्रधानमंत्री द्वारा, और वो पुत्र की तरह ट्रीट करते हैं कि सारे मेरे पुत्र हैं, और सबको मीठी मीठी बातें करते हैं और सबको साधुवाद देते हैं जी। मीटिंग समाप्त होने के बाद जिन जिन राज्यों में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है,
उनके साथ सोतेले पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं, सोतेला व्यवहार। अभी मैंने जब सुना विश्वास जी ने बात की राज्य के जीएसटी पे इतना फंड पड़ा है, अरे हमने कभी नहीं बोला कि प्रधानमंत्री आपदा फंड में कितने करोड़ रुपए आए, हमने ये बात नहीं की। जब 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, जब 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, इन्होंने कहा प्रवासी मजदूरों के लिए हमने ये काम किया, प्रवासी मजदूरों के लिए हमने, अरे उन पे भोजन नहीं है, आप सोतेला व्यवहार बंद कर दें। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में फेल हुए। और जहां तक इन्होंने कोरोना महामारी की बात की, अभी डॉक्टर सीमा जी ने गुजरात की बात की, और मुझे लगता है दिशा प्रधानमंत्री जी मन की बात करने वाले हैं, जैसे आपने बोला जी। मुझे लगता है कि मुझे लग रहा कि जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे और वो देश से माफी मांगेंगे, क्योंकि वो देश से माफी मांगते हैं कि भाइयों बहनों, मेरे प्रवासी मजदूरों, मेरे छोटे उद्यमियों, मैं खरा नहीं उतर पाया, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और एक बड़ी बात और कहने जा रहा हूं जी, सब कान खोल के सुन लो, केंद्र सरकार फेल है और मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। मुझे लगता है मैं बोल देना चाहिए ये क्योंकि क्या है कि अगर आप सबको साथ लेके चल नहीं रहे, और तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे केंद्र सरकार की ही गलती है, राज्य सरकार को नहीं मानना चाहिए। अगर हम बात करें राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने कल एक बयान ये दिया है कि मैं महाराष्ट्र में डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं आता हूँ। यहाँ भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार में जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में है, वहां पे भी कहीं ना कहीं खटपटी दिखाई दे रही है। नहीं दिशा, कल एक पत्रकार ने राहुल गांधी ने सवाल किया महाराष्ट्र के बारे में, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन है और जो निष्पक्ष डिसीजन है वो जहां जहां हमारी सरकारें हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, वहां पे हम सिंगल ट्रैक पे ले सकते हैं या यूनाइट है। जब मिक्स चीज होती है दिशा जी, आप अकेले एंकर हैं, आप पूरे सवाल कर रही हैं कि 2 एंकर साथ बिठा दें तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि अकेले तो आप बात कर सकती हैं, आप विश्वास जी से बात कर सकती हैं, मुझसे बात करते हैं, डॉक्टर सीमा से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार का ही फेलियर बताऊंगा इस समय आपको जी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिशा, मैं चाहता हूं विश्वास जी मेरी आवाज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, और मैं उनसे अपील करता हूं, मैंने बार बार कहा है कि कोऑर्डिनेशन करें। कैप्टन का, प्रधानमंत्री कैप्टन है, कैप्टन को पूरी टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल, और बिना टीम के काम नहीं होगा। और भेदभाव भूल जाए। इस बार जब कोरोना पे जब विजय पाएंगे, आज 1,52,000 केसेस हो गए जी, आगे भविष्य में पता नहीं। तो मेरी एक राय है, मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री मन की बात में आए और जिम्मेदारी लें कि मैं कैप्टन हूं, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। और इसमें सर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार के साथ लेना होगा, और तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जहां हम लोकतंत्र में यही बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसी तरह जो सियासी दल है उधर भी सियासी हलचल मची हुई है। और लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।